नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या एक बादशाह अपनी ही विरासत को सबसे ज़्यादा विवादित बना सकता है? क्या औरंगजेब धर्म का रक्षक था या साम्राज्य का विनाशक? तो आज हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब के शासनकाल, उसकी नीतियाँ और उसके विवादों पर। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि अपने ही भाइयों को हराकर तख्त हासिल किया और टाइटल एज्यूम किया आलमगीर का, जिसे हम विश्व विजेता कहते हैं। चार महत्वपूर्ण वार ऑफ सक्सेशन लड़ा गया था शाहजहां के समय में, और शाहजहां को इसने बंदी बना लिया और चार युद्ध लड़ा। पहला बादशाह देव, पहला था बहादुरपुर धर्मट। धर्मट का जब युद्ध इसने पहला बार लड़ा औरंगजेब दारा सिकों के साथ, और औरंगजेब को जीत हुआ, तो इसने क्या किया कि राज्याभिषेक करवाया। यहाँ पर फर्स्ट टाइम कोरोनेशन करवाया, और फिर इसके बाद देवराय का युद्ध जब अंतिम, फिर सामूगढ़, और सामूगढ़ के बाद देवराय का युद्ध जब औरंगजेब जीत जाता है और दारा सिकों को दिल्ली ला करके हत्या करता है, तो इसने फिर से एक बार और इसने राज्याभिषेक कराता है और अपने भाई शाह सुजा और मुराद की हत्या करके इसने गद्दी पर बैठता है, जिसने टाइटल एज्यूम करता है आलमगीर का। तो इसने दो बार, पूरे मुगल डायनेस्टी में एक ऐसा शासक जिसने दो बार राज्याभिषेक करवाया। और औरंगजेब जो है ये अत्यधिक कट्टर सुन्नी शासक है, और किसी भी धर्म को कि उसकी चीज़ों को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला एक रूढ़िवादी तरीके से और दूसरा उसके उदारवादी तरीके से। तो कहा जाता है कि औरंगजेब जो है इसने रूढ़िवादी को फॉलो किया। इस्लाम धर्म में जो रूढ़िवादी था और इसे ये नक्शबंदिया से प्रभावित था। जब सूफी ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे थे तो औरंगजेब जो है इसे नक्शबंदिया से प्रभावित होकर इसने ऑर्थोडॉक्स सुन्नी शासक को अत्यधिक फॉलो किया। ये जो है शरीयत लॉ जो है इस्लाम धर्म में रूढ़िवादी को फॉलो करता है। ये शरीयत लॉ को लाइन बाय लाइन फॉलो करता था। औरंगजेब ने अकबर की सारी नीतियों को इसने पलट दिया, और अकबर तो यह भी कहता था कि ये जो हिंदू बहुमूल्य देश है इस पे हम दो तरीके से शासन कर सकते हैं। पहला, या तो इस पर हम जबरदस्ती शासन करें, या फिर यहाँ के लोगों को हम मिलाकर चले तो ही शासन कर सकते हैं। तो उसने धार्मिक नीतियों को, जैसे राजपूतों के साथ मनसबदारी सिस्टम चालू किया, जागीरदारी सिस्टम चालू किया। राजपूत नीतियों में मराठों के साथ, डेक्कन के साथ उसने धार्मिक रूप से जो है सहिष्णु अपने में मिला करके इसने शासन किया था अकबर ने। लेकिन इसने क्या किया, इन सारी नीतियों को पलट दिया। इसने सबसे पहले आते ही इसने क्या किया, शरीयत लॉ को लाइन बाय लाइन फॉलो करता था। तो इसने सबसे पहले व्याख्या किया कि जो दारुल हर्ब है, जो नन मुस्लिम्स है यहाँ पे, तो जो नन मुस्लिम्स है उसे इस्लाम में बदलो, धर्मांतरण चालू हो गया। मतलब इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसने घोषणा कर दिया। लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। इसी प्रकार एंशियंट में भी एक महापदम नंद जो शासक था उसने भी एक टाइटल एज्यूम किया था सर्व छत्रांतक का। सर्व छत्रांतक का मतलब था कि सारे क्षत्रियों को नष्ट कर देंगे, लेकिन वह भी हो नहीं पाया। तो ये कभी नहीं हो पाता है। जो सोचता है कि पूरी तरीके से उसे हम नष्ट कर देंगे, समूल नष्ट करके अपना धर्म को हम करेंगे, तो ये कभी हो नहीं पाता है। तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, इसने धर्मांतरण शुरू किया लेकिन हो नहीं पाया। इसने अपने राज दरबार में इसने सबसे पहले क्या किया कि अल्कोहल, सिंगिंग, डांसिंग और जितने भी त्यौहार था उस पर इसने बंद कर दिया। और इससे पहले शाहजहां के दरबार में बताए थे कि भव्य तरीके से ईद, मुहर्रम ये सब मनाए जाते थे, लेकिन इसने क्या किया, हिंदुओं के त्यौहार पे इसने बैन कर दिया। जैसे होली, दिवाली, इन सब त्योहारों पर इसने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। और दरबार में जो ईरानियन कल्चर जो था, एक नौरोज का त्यौहार होता था, इसने नौरोज का त्यौहार को भी इसने बंद कर दिया। तो नौरोज का त्यौहार भी इसने मनाना बंद कर दिया। और इसने जो स्टार्ट झरोखा दर्शन और तुलादान प्रैक्टिस जो शुरुआत अकबर ने किया था,
कि झरोखा दर्शन जो बालकोनी में आकर के जिस तरीके से बड़े बड़े आज स्टार्स लोग, शाहरुख खान, सलमान खान, तो ये सब अपने घर के बाहर बालकोनी में आकर के लोगों के सामने वो नज़र आते हैं, कभी कभार बातचीत वगैरह हो जाता है। तो इस तरीके से झरोखा दर्शन बादशाह खुद आता था और किले के सामने, अपने महल के सामने बाहर में लोगों को दिखता था, जिसे झरोखा दर्शन। और तुलादान प्रैक्टिस यह था कि जितना बादशाह का वेट होगा, एक दिन क्या किया जाएगा, बादशाह का वेट के बराबर सोने चांदी को तौला जाएगा और उस सोने चांदी को गरीबों में बांट दिया जाएगा, जिसे तुला दान प्रैक्टिस कहा गया था। तो इसने झरोखा दर्शन, तुलादान प्रैक्टिस और पेंटिंग्स को इसने विरोध किया। इसने बताया कि जितने भी इसने बंद किया, अल्कोहल, सिंगिंग, डांसिंग फेस्टिवल्स या झरोखा, तुलादान और पेंटिंग्स, इसने बताया कि इस्लामिक शरीयत लॉ के हिसाब से यह गलत है। जबकि इस्लाम धर्म में सिंगिंग के माध्यम से ही सूफी सेंट्स जो है ईश्वर तक पहुंचते थे, लेकिन इसने सिंगिंग, डांसिंग, इन सारी चीज़ों को और पेंटिंग्स को बंद कर दिया। तो जितने भी सिंगर्स थे उस काल में या पेंटर्स थे, ये सारे राज दरबार से छोड़कर भागने लगे। और लाल किला उस समय राजधानी था, शाहजहां ने चेंज कर दिया था आगरा से लाल किला। तो औरंगजेब जो था वो भी कहाँ से, लाल किला से इसने तंज कसा था कि जितने भी पेंटर्स और सिंगर्स जा रहे थे, तो इसने तंज कसा था कि जितने भी तबला ढोलक जो भी हो, इन सारी को ऐसे दफनाना ताकि इसकी आवाज़ कभी हमें सुनाई ना दे। और पूरे इतिहास का यह सबसे सनकी बादशाह था औरंगजेब। और इसने क्या किया कि फिर से री इम्पोज कर दिया, चालू कर दिया जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स। जो जजिया और जो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था, तो इसने चालू कर दिया जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स। और जजिया तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, ये एक तरह का रिलीजियस टैक्स होता था, जो नन मुस्लिम्स था उसे देना होता था, जजिया कर। औरंगजेब के दरबार से जब सभी पेंटर्स भागे, क्योंकि इसने पेंटर्स को भी क्या किया, डीमोटिवेट किया, सभी को भगा दिया। तो कुछ पेंटर्स जो इसी में राजस्थान के क्षेत्र में, कुछ पहाड़ी इलाका में और कुछ पटना की ओर मुड़ गया। तो जो राजस्थान की ओर मुड़े उसे हम राजस्थानी शैली, और जो पहाड़ की ओर तरफ मुड़े उसे पहाड़ी शैली, और जो पटना में आकर के बसा उसे पटना कलाम स्टाइल कहते हैं, पटना शैली। यह शरीयत लॉ को लाइन बाय लाइन फॉलो करता था। तो इसने दारुल हर्ब से, मतलब जो मुस्लिम्स नहीं हैं उसे इस्लाम में कन्वर्ट करो। तो इसने ऑर्डर दिया कि जितने भी नन मुस्लिम्स हैं उसे इस्लाम में बदलो। और इसने सबसे बड़ा एक आदेश दिया कि जितने भी मंदिर है भारत में उसे तोड़वा दिया जाए। तो इसने ऑर्डर दिया कि टेम्पल का डेमोलिशन किया जाएगा, मंदिरों को तोड़ा जाएगा। तो इसने कई मंदिर तोड़ने की योजना बनाया, जिसमें से सबसे फेमस मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, जो आज वाराणसी के क्षेत्र में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के क्षेत्र में, यहाँ पे क्या किया कि इस मंदिर को तोड़ा और उसके ठीक वहीं पे जहाँ इसने तोड़वाया, ठीक वहीं पर इसने एक मस्जिद बनवाया। तो कभी आप विश्वनाथ मंदिर जाते हैं वाराणसी में, तो आप मंदिर के पास जाइएगा, जस्ट सटा हुआ एक मस्जिद दिखेगा। तो ये औरंगजेब के काल में ही बनाया गया था। जबकि यह मंदिर जो बनना शुरू हुआ था, ये अकबर ने इसे बनवाया था। राजा मान सिंह और राजा टोडरमल के द्वारा आदेश देकर के यहाँ पर एक मंदिर स्थापित किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर का शुरुआत अकबर के काल से होता है, फिर धीरे धीरे इसमें विकास होता जाता है, और जब औरंगजेब आता है तो इसे तोड़वा करके यहाँ पर एक मस्जिद बनवाता है। फिर इसके बाद इसने दूसरा जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा, कृष्ण जन्मभूमि स्थान जो मथुरा में है। जब आप जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि स्थान, तो जब आप इसकी सीढ़ियों पर ऊपर, इसके सेकेंड फ्लोर पे जब आप चढ़िएगा, तो उसके जस्ट बगल में देखिएगा कि एक मस्जिद है, शाही ईदगाह का मस्जिद। तो शाही ईदगाह का मस्जिद इसने क्या किया कि जन्मभूमि पर ही वहाँ पे तोड़वा करके इसने एक मस्जिद बनवाया, शाही ईदगाह का मस्जिद। इसके बाद इसने विचार किया कि सोमनाथ मंदिर को भी ध्वस्त किया जाए। तो इन सारे मंदिरों को जब इसने आदेश दिया, तो भारत में अशांति पैदा हो गया, जिसके वजह से कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। भारत में राजपूत, जाट, सतनामी, मराठास, हिंदूज, इन सभी ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू हुआ। सबसे पहले जाट आकर के अपोज किए, जिसमें से गोकुला नामक व्यक्ति औरंगजेब के खिलाफ
रिवॉल्ट छेड़ देता है और औरंगजेब के साथ लड़ता है। औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा देता है गोकुला का। फिर गोकुला के बाद राजा राम जो है, इसके बाद जो जाट का नेता जो होता है राजा राम, इसने औरंगजेब के विरुद्ध इसने भी रिवॉल्ट छेड़ देता है। लेकिन इसने देखा कि औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना है, तो इसने इतना गुस्सा था, तो इस गुस्सा का फूट का कारण यह निकला कि इसने आगरा का किला, जो औरंगजेब का जो दादाजी जो अकबर हुआ, इसने आगरा का किला में घुस करके अकबर के किला को इसने लूटा। और अकबर का जो जहाँ पे अकबर का मकबरा है, वहाँ पे जा कर के इसने आग लगा दिया। राजा राम ने कब्र को तोड़फोड़ कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट नेता आया चूड़ामन भी जो है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। तो औरंगजेब जो है भारत में धार्मिक रूप से ये असहिष्णु था और यहाँ पे अशांति फैला दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया क्योंकि ये अपने खर्चा चलाने के लिए इस्लाम की टोपी और कुरान की आयतें लिखता था। तो जब यदि बादशाह टोपी खुद से सिल रहा होता है और कुरान की आयतें लिख रहा है, तो यह बिकता था मार्केट में। इसे उस समय के लोग जो है खरीदना पसंद करते थे, तो इसे इसलिए जिंदा पीर कहा गया है। जिस प्रकार औरंगजेब ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह छेड़ा, तो ठीक इसका बेटा भी वही चीज़ सीख करके इसने अकबर भी विरोध कर दिया औरंगजेब का। एक अकबर जो है, हुमायूं का बेटा अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब का बेटा एक और हुआ अकबर, इसे हम लोग अकबर टू कहते हैं, जिसका नाम है मुहम्मद अकबर। उसका बेटा भी इसके पिता के खिलाफ विद्रोह छेड़ देता है, और दोनों के बीच में जब विद्रोह छेड़ता है, यह बात पता चलता है कि अकबर टू विद्रोह छेड़ दिया है, तो औरंगजेब ने उसका पीछा करता है और अकबर भाग करके गुरु तेग बहादुर पंजाब के क्षेत्र में वहाँ पर आकर के शरण मांगता है। और गुरुओं के पास जो भी जाता था उसे शरण मिलता था। तो गुरु तेग बहादुर ने क्या किया, उसे शरण दिए। और औरंगजेब ने क्या किया, आया यहाँ पे पता चला औरंगजेब को कि गुरु तेग बहादुर के पास, और गुरु तेग बहादुर उस समय के लिए बहुत फेमस पर्सनालिटीज थे। तो औरंगजेब जब यहाँ पहुँचा तो इसने बोला कि आप इसे शरण क्यों दिए हैं अकबर टू को, आप इसे वापस कर दीजिए। तो गुरु तेग बहादुर ने बोले, कोई भी जीव यदि गुरुओं के शरण में आता है तो उसे शरण मिलता है, चाहे वो पक्षी हो या फिर व्यक्ति हो या फिर जानवर हो। तो इन्होंने उसे शरण दिया और औरंगजेब ने दबाव डाला कि आप इस्लाम को कबूल कीजिए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन क्या यह जो दबाव डाला औरंगजेब ने, ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी धर्म के, वो भी गुरु के द्वारा इस बात को बोला जा, गुरुओं पर यह बात दबाव डाला जा रहा। तो गुरु तेग बहादुर ने इसे अस्वीकार कर दिए, कि इसे स्वीकार नहीं किए कि मैं इस धर्म को नहीं बदल सकता। लेकिन गुरु तेग बहादुर को इसने चांदनी चौक पर हत्या कर दिया। और आज वहीं चांदनी चौक पर आज जो है शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया गया दिल्ली में, जो गुरु तेग बहादुर को डेडिकेटेड है। और शीशगंज गुरुद्वारा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर का शीश जो है झुका नहीं, सर कट सकता है लेकिन अपना धर्म नहीं बदल सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा शीशगंज गुरुद्वारा। गुरु तेग बहादुर को इसने हत्या कर दिया औरंगजेब ने। किस प्रकार हम देखें, जहांगीर से टेंशंस सिखों के बीच से चलता आ रहा है। पहला, पांचवा गुरु जहांगीर के समय गुरु अर्जुन देव की के हत्या। फिर शाहजहां के समय में इसने शाहजहां का एक बाज रहता है जो चला जाता है, शाहजहां का बाज जो है हरि गोविंद के पास आ जाता है और उस बाज को रख लेते। जैसे बाज के चलते इसने क्या किया, शाहजहां और हरि गोविंद के बीच में टेंशन हुआ, जिसके चलते सिखों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और सिखों ने विद्रोह किया और अमृतसर वाले जगह पे इसने कब्जा कर लिया सिखों ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट शाहजहां के बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, आज दिल्ली में भी एक मेट्रो स्टेशन है जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन। और औरंगजेब के काल में ही अब जो मुगल साम्राज्य है वो अपने पीक पर है। तो सबसे ज़्यादा जो मुगल साम्राज्य में का जो साम्राज्य सबसे बड़ा है वो औरंगजेब के काल में है। स्टार्ट होता है बाबर से। बाबर के समय में छोटा रहता है, जो मात्र केवल दिल्ली का क्षेत्र का कुछ इलाका। फिर हुमायूं कुछ बढ़ाता है, समय नहीं मिल पाता हुमायूं को,
अकबर के समय में इसका विकास देखने को मिला। फिर जहांगीर ने उसे थोड़ा बहुत आगे किया। फिर शाहजहां के समय, औरंगजेब के आते समय में ये अपने पीक पर रहता है, जेनिथ पर है साम्राज्य। और जब कभी पीक पर है तो उसे फिर गिरना भी होता है। तो इसके काल में जेनिथ पे भी देखा गया और इसी के काल में डिक्लाइन शुरू हो गया। तो इसका रिलीजियस पॉलिसी चाहे इसका मिलिट्री पॉलिसी हो, इस सारे पॉलिसी जो है इसका फेल हुआ। सबसे पहले इसने राजपूत पॉलिसी, मराठा पॉलिसी, डेक्कन पॉलिसी जो अकबर के समय में था इसने उलट दिया। राजपूत पॉलिसी भी इसका सक्सेसफुल नहीं रहा, मराठा भी सक्सेसफुल नहीं रहा और डेक्कन भी इसका सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। मराठा पॉलिसी में इसने दो सेना को भेजा, अपने दो सेना को भेजा। पहला शाहिस्ता खान को, तो शाहिस्ता खान को भेजा तो शिवाजी ने शाहिस्ता खान को मार दिया। तो मराठाओं के साथ टेंशन हो गया क्योंकि इसने पहले ही डेमोलिशंस ऑफ टेम्पल की घोषणा किया था। तो शिवाजी ने शाहिस्ता खान की हत्या कर दी है। फिर इसके बाद जय सिंह को भेजा 1665 में। और यहाँ पे शिवाजी को कैप्चर कर लेता है जय सिंह और दिल्ली में लाया जाता है लाल किले में। और शिवाजी उस किले से भाग जाते हैं। और फिर इसके बाद एक ट्रीटी होता है दोनों के बीच में, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में 1665 में। औरंगजेब के तरफ से जय सिंह रहता है और शिवाजी, दोनों के बीच में पुरंदर की ट्रीटी होता है। शिवाजी एग्री हो जाते हैं कि 23 किला क्या करेंगे, औरंगजेब को हम दे देंगे। फिर इसके बाद जब 23 किला साइन हो गया कि 23 किला औरंगजेब के पास रहेगा, तो शिवाजी ने फिर से रिकैप्चर कर लेते। जो उस समय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो था जहाँ से ट्रेड होता था, सूरत, तो सूरत को शिवाजी ने फिर से कैप्चर कर लेते हैं। तो किस प्रकार देखे कि अकबर टू शरण मांगता है गुरु तेग बहादुर से और गुरु तेग बहादुर के इसने हत्या करता है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए दबाव डालता है। अकबर भाग करके फिर से संभाजी के पास जाता है और अकबर टू जो है मदद मांगता है संभाजी से कि हमारी आप मदद कीजिए। तो संभाजी ने मदद करते औरंगजेब के जो रिवॉल्ट छेड़ा था। और इस बीच में संभाजी को कैप्चर कर लेता है औरंगजेब और संभाजी के साथ घोषणा करता है कि इनकी खाल उतार लिया जाए। और संभाजी कहते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे शिवाजी या संभाजी पैदा होंगे जो मुगलों की छक्का छुड़ा देंगे, लेकिन तुम्हारी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। और यह बात जो है लग भी गई, यह बात सही भी हुआ। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुआ, इसके बाद जो है मुगलों की डिक्लाइन ताश की पत्तों की तरह ढह गया। और फिर इसके बाद संभाजी को इसने क्या किया कि उनका खाल उतार लिया, इनकी मृत्यु कर दिया। और अकबर टू को इसने पकड़ लिया, अपने बेटा को, और बोला जाता है कि अकबर टू को भी इसने बहुत दर्दनाक मौत दिया। हालांकि औरंगजेब खुद जो है बीना अच्छा बजाता था, लेकिन इसने सिंगिंग को, पेंटिंग को इसने बंद कर दिया था। और इसने तंज कसा था दिल्ली के लाल किले से कि इसे ऐसा दफनाना ताकि इसकी गूंज हमें सुनाई नहीं दे। ये एक बीना प्लेयर था, ये खुद जो है बीना अच्छा बजाता था। और इसी के काल में जो मनसबदारी सिस्टम जो अकबर के समय चला था, तो इसके काल में ही साम्राज्य सबसे बड़ा था। साम्राज्य इसके काल में जो सूबा जो बटा हुआ था वो 21 में बटा हुआ था, जबकि इससे पहले अकबर के काल में 15 और शाहजहां के काल में 19 और 19 से बढ़ करके 21 हो गया औरंगजेब के काल में। तो साम्राज्य बड़ा होने की वजह से इसका आर्मी सिस्टम में हिंदुओं की संख्या, मुगलों में सबसे ज़्यादा हिंदुओं के मनसबदारी सिस्टम जो मिला वो औरंगजेब के काल में ही सबसे ज़्यादा मनसबदार थे हिंदुओं के काल में। औरंगजेब जो है यह किसी का भी बात सुनता नहीं था, लेकिन अपनी बीवी का बात सुना और अपने बीवी का एक मकबरा बनाया कि इसकी बीवी बोली कि मेरा भी एक मकबरा होना चाहिए। तो इसने क्या किया कि डेक्कन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, औरंगाबाद के क्षेत्र में इसने बीवी का मकबरा बनाया। और इसकी बीवी का नाम जो है दिलरास बानू बेगम या रबिया उद दौरानी। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से लेकर के 1707, लगभग 60-40 इधर और 47 और 2 49, लगभग 50 साल का टाइम पीरियड है औरंगजेब का। तो औरंगजेब का लगभग 50 साल में इसने 25 साल उत्तर भारत में लगाया। उत्तर भारत में इसने जो विद्रोह छेड़ा उसे
रोकने के लिए। अब फिर इसने 25 साल तक जो है इसने डेक्कन में विद्रोह करने के लिए रुका रहा। तो 25 नॉर्थ में और 25 साउथ में। यह कट्टर सुन्नी इस्लाम था। तो जबकि जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा वहाँ जो इस्लाम था वहाँ सिया था। तो इन सियों को दबाने के लिए इसने 25 साल तक रुका रहा, क्योंकि यह सिया को भी नहीं मानता था, क्योंकि यह सुन्नी था खुद। तो सिया को इसने दबाने के लिए अहमदनगर 25 साल तक इसने युद्ध करता रहा। कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा कि ये जो डेक्कन पॉलिसी था, इस डेक्कन पॉलिसी के वजह से इसका जो कोच था वो खाली हो गया। 25 साल तक इसने क्या किया, युद्ध लड़ता रहा। इसे अहमदनगर और गोलकुंडा पे जीत हासिल हुआ, लेकिन फिर वो धीरे धीरे खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। यह स्थापत्य कला का, वास्तुकला का विरोधी था औरंगजेब, लेकिन इसने इक्का दुक्का जो है स्थापत्य कला डेवलप हुआ। एक तो अपने बीबी का बात सुना, बीबी का मकबरा बनाया दिलरास बानो बेगम की याद में, जो ताजमहल का नकल किया गया। ताजमहल का फुहड़ नकल कहा जाता है बीबी का मकबरा, क्योंकि इसका जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग टेक्निक का जो इस्तेमाल किया गया है वो बेहतर नहीं है। जबकि ताजमहल में जो इंजीनियरिंग टेक्निक का जो इस्तेमाल हुआ, फोर शॉर्टनिंग टेक्निक बताए थे, पिट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल, जबकि यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग टेक्निक खराब हमें देखने को मिला है। इसके बाद इसने लाल किला में ही मोती मस्जिद बनाया। औरंगजेब से पहले और शाहजहां से पहले मुगलों की जो राजधानी थी वो आगरा थी। आगरा के किले में ही बादशाह रहते थे। तो यहाँ पे जो बादशाह है, जहाँ लाल किला है, रेड फोर्ट जो है, वहाँ पे इसने मोती मस्जिद बनाया। लेकिन आगरा के किले में जो मोती मस्जिद बनाया वो शाहजहां ने बनवाया। कई बार यह एग्ज़ाम में पूछता है कि मोती मस्जिद जो है आगरा में किसने बनाया। तो आगरा में शाहजहां और लाल किले में औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब के काल में ही यहाँ पे दो पुस्तक लिखा गया है। एक आलमगीर नामा जो लिखा है मोहम्मद काजिम ने, और दूसरा जो पुस्तक है मासिर आलमगीरी सक्की मुस्तैद खान के द्वारा। तो ये दो पुस्तक यहाँ पे लिखा गया। इसकी जानकारी हमें डिटेल अकाउंट पता चलता है औरंगजेब का काल में। मासिर आलमगारी पुस्तक, आलमगीरी पुस्तक जो है, नाम में ही आलमगीर है, तो आलमगीर का टाइटल लिया था औरंगजेब ने, तो इसी के नाम पे लिखा है। तो हमें बताता है कि औरंगजेब के काल के समय में वहाँ उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस समय का इतिहास कैसा था, इस पुस्तक में लिखा हुआ। सक्की मुस्तैद खान ने इस पुस्तक में लिखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में इसने मंदिर तोड़वा करके यहाँ पे मस्जिद स्थापित किया गया है। यह जो दिख रहा है यहाँ पे, पहला जो दिख रहा है वो ताजमहल है, और जो दूसरा जो दिख रहा है वो बीबी का मकबरा है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इसका बेहतर नहीं है, जबकि इसका इंजीनियरिंग जो है, टेक्निक जो है अच्छा है ताजमहल का। तो यह है, ये कहाँ पे, औरंगाबाद में। औरंगाबाद आज का महाराष्ट्र में है। और औरंगजेब ने एक और मस्जिद बनवाया लाहौर में। इसने लाहौर में मस्जिद बनवाया, बादशाही मस्जिद। तो दोस्तों, इस प्रकार अर्ली मुगल्स जो था, मुगल्स को हम दो भाग में बांट कर समझे थे। पहला अर्ली मुगल्स, फिर लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम मुगलों की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ उसके आर्मी सिस्टम को समझते हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी जो है, आर्मी सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं अर्ली मुगल्स में। अकबर का बताएं, शाहजहां का, जहांगीर का, फिर इसके बाद औरंगजेब का। तो अब क्या करेंगे, उसे हम कंक्लूड कर देंगे एक जगह। और वो सारी चीज़ें जो है पहले बताई जा चुकी है। यह मुगलों का अंपायर है। जब शुरू में जब बाबर यहाँ पे आया था, तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये बाबर का अंपायर है, इतना छोटा मात्रा। फिर इसके बाद हुमायूं को समय नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ से शेर शाह सूरी जो है उसे खदेड़ दिया। फिर इसके बाद अकबर के समय में जो येलो कलर का दिख रहा है ये अकबर का है, इतना बड़ा। फिर इसके बाद जब औरंगजेब आता है तो अपने डेक्कन नीति में इसने ज़्यादा पैसा खर्चा कर देता है, और डेक्कन नीति में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इस पे इसका जीत हासिल होता है, और इसने फिर अपना साम्राज्य को बढ़ा देता है। तो सबसे बड़ा अंपायर जो होता है मुगलों का, वो औरंगजेब के समय में होता है, और इसी के काल में हमें डिक्लाइन भी देखने को मिलता है।
तो मुगलों का प्रशासन देखेंगे तो प्रशासन में हम इन 4 चीज़ों को समझेंगे। पहला, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का दैवीय सिद्धांत, जो एंशियंट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की छाया है, इसलिए जो राजा बोलेगा वही होगा। राजा की बातों को काटा नहीं, नकारा या काटा नहीं जा सकता है। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ेंगे, जो हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं। फिर इसका यहाँ का हम देखेंगे लॉ ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का नियम, बादशाह के बाद कौन बादशाह बनेगा उसका नियम क्या था। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेवल पे प्रशासन कैसा था और फिर स्टेट के लेवल पे कैसा प्रशासन था। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में मुगलों का राजत्व का दैवीय सिद्धांत में अबू फजल अपनी पुस्तक में लिखता है कि बादशाह जो है वो ईश्वर की परछाई है। दिन इलाही, जिल इलाही, अकबर जैसे जो है मजहर की घोषणा की है, तो वो जो है एक राजत्व का दैवीय सिद्धांत ही है। फिर इसके बाद लॉ ऑफ सक्सेशन जो है, यहाँ उत्तराधिकार का नियम जो है वो बेहतर नहीं है। उत्तराधिकार का नियम में हमें कमी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक प्रणाली चलता था मुगलों में, सहाद्र प्रणाली। और सहाद्र प्रणाली होता क्या था कि जितने भी बेटे हैं उन बेटों में साम्राज्य को बांट दिया जाएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस साम्राज्य को किसे देंगे। तो भाइयों को लगता था कि यह साम्राज्य जो है उसने ज़्यादा ले लिया, तो उन भाइयों के बीच में युद्ध हो जाता था, जिसमें फेमस जो लॉ ऑफ सक्सेशन हुआ किस प्रकार देखे कि जहांगीर के काल में, फिर इसके बाद शाहजहां के काल में, फिर इसके बाद जो है औरंगजेब के काल में। और जो फेमस लॉ ऑफ सक्सेशन लड़ा गया वो बादशाह देव था। बादशाह देव में यह बताता है कि यहाँ पर जंगल राज था, एक जो शक्तिशाली होगा वही शासक बनेगा। तो बादशाह देव में बहादुरपुर का, धर्मठ का, सामूगढ़ का और देवराय का युद्ध में यहाँ फाइनली हार होता है दारा सिकों का, अजीत औरंगजेब का होता है। तो भाइयों का भीषण संघर्ष चलता है लॉ ऑफ सक्सेशन में। लॉ ऑफ सक्सेशन जो है यहाँ पे कमी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम यहाँ पे पहले भी पढ़ चुके थे, तो कि ये अकबर जो है, बैरम खान जो वजीर के पद पे रहता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है, वो लगभग सारी चीज़ों को देखता है। लेकिन अकबर जो है वो घोषणा करता है दिल्ली में आकर के कि अब जो बैरम खान जो है वजीर के पद से पर नहीं रहे, और उस पद को, वजीर के पद इतना शक्तिशाली ना बन पाए दोबारा, तो उसने 4 भागों में अकबर ने बांट दिया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। एक दीवान का पद, दूसरा मीर बख्शी, बख्शी जो किसी को बकसता नहीं है, सेना, तो उस सैन्य डिपार्टमेंट देखता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट देखता था। दीवान जो था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फिर इसका मीर संबंध जो है राज दरबार का जो हाउस होल्ड्स था उसे देखता था, राज दरबार को मेंटेन करके रखता था, किला को। इसके बाद सद्र और सुदूर जो है ये जो है रिलीजियस मैटर को देखता था। जबकि ये चारों जो है पहले जो वकील का पद था, और वकील का पद पर बैरम खान था। इसके बाद हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये रहा कि जो साम्राज्य रहा, सबसे बड़ा साम्राज्य जो है औरंगजेब के समय में है, तो इस साम्राज्य का हेड जो है वो बादशाह रहेगा। अकबर के समय में 15 सूबा था, मतलब 15 भागों में बांट कर रखा था, 15 राज्यों में, प्रोविंस में बांटा था। शाहजहां ने 19 और औरंगजेब ने 21। अब प्रोविंस जो सूबा था ये पहले भी सब पढ़ चुके हैं हम लोग कि इस पे जो था सूबेदार होता था। स्टेट लेवल पे जो है सूबेदार, नवाब और नाजिम नियुक्त किया जाता था। इसलिए बंगाल का नवाब मतलब एक राज्य का नवाब है, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब। तो ये जो प्रोविंस सूबा है, तो सूबेदार, नवाब और नाजिम का एक पद बनाया गया था। फिर इसके बाद सरकार के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो फौजदार जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। और नेक्स्ट जो था अमल गुजार एक तरह का फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखता था अमल गुजार। फिर इसका नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कोतवाल होता था। तो आज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोतवाल होता है, जो पुलिस दरोगा वहाँ का हेड होता है, थाना पुलिस दरोगा, तो कोतवाल। फिर इसके बाद इसने काजी नियुक्त किया था जो जस्टिस सिस्टम को देखता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और एक पद और था खजानदार जो था खजाने की चीज़ों को देखता था, मतलब कोषाध्यक्ष था।
फिर इसका सब डिस्ट्रिक्ट में बांटा और सब डिस्ट्रिक्ट को फिर इसने गांव में बांट दिया। तो परगना के स्तर पे मतलब सब डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे इसने सिकदार, अमील और कानूनगो का पद बनाया था। मतलब कहने का मतलब साम्राज्य का जो विभाजन है, जिस प्रकार आज हमें देखने को मिलता है, कई राज्यों में बांट दिया गया भारत को, फिर राज्यों के बाद जिला में बांट दिया गया, फिर जिला के बाद सब डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया और सब डिस्ट्रिक्ट के बाद गांव में बांट दिया गया। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी इसका हेड आज जो है यहाँ पे बादशाह होगा, फिर प्रोविंस का हेड सूबेदार, नवाब या नाजिम होगा। तो ये डिवीजन ऑफ अंपायर बांटा गया था, लेकिन जो सबसे बड़ा था वो औरंगजेब के समय था, 21 सूबा था। इसके बाद नेक्स्ट जो है, मुगलों का सैन्य व्यवस्था बहुत बेहतरीन था। तो सैन्य व्यवस्था जो ये है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस इस सैन्य व्यवस्था को एक जगह हम कंक्लूड कर दे रहे हैं। पहला जो है ये डेसिमल सिस्टम पर आधारित था, और यह जो डेसिमल सिस्टम लिया गया था यह मंगोल और तुर्क पद्धति पे था, क्योंकि बाबर जब आया था तो किस प्रकार बाबर जो है मंगोल और तुर्क रिलेटिव था। माँ जो थी वो मंगोल और फादर जो था वो तुर्क, उज्बेक। तो उसी पे मंगोल पत्ती पर ही आधारित था डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम कहने का मतलब 0 से लेकर 9 तक का इस्तेमाल होता था, पॉइंट वाला डेसिमल नहीं यहाँ पे। इसके बाद मुगल आर्मी में जो था, ईरानी को ईरानी सेना में था, फिर तुरानी को रखा जाता था, मराठास, मुस्लिम, राजपूत, इन सभी लोगों को मुगल आर्मी में रखा जाता। लेकिन मुगलों में जो सबसे ज़्यादा जो हिंदूज हुआ वो औरंगजेब के काल में, लेकिन सेना में सबसे ज़्यादा जो भर्ती किया जाता था वो मुस्लिम्स को ही किया जाता था। मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज दिया जाता था, क्योंकि शासक जो है खुद एक मुस्लिम्स है। और इसने सेना को 4 भागों में बांट कर रखा। सेना का भी इसने 4 भागों का कैटेगरी कर दिया। सबसे पहला इसने अधीनस्थ की सेना तैयार रखा, आर्मी ऑफ सब ऑर्डिनेट। अकबर किस प्रकार कहा कि हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो, नहीं स्वीकार करोगे तो दमन और समझौते की नीति को अपनाएंगे। तो लोगों ने इसने कहा कि हम तुम्हारा साम्राज्य को छीनेंगे नहीं, आप जैसे राजा हैं आप राजा ही रहिएगा, आप वहाँ पे प्रशासन चलाइए, जब मुझे सेना की ज़रूरत होगा तब आपको देना होगा मुझे। जब मेरा युद्ध होगा तो आपको इस युद्ध में हम बोलेंगे तो आपको सेना देना होगा। आप प्रशासन देखिए, वहाँ का जस्टिस सिस्टम देखिए, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये अधीनस्थों की सेना रखा। एक सेना तैयार हो गया मुगलों का कि जब चाहे तब उसे आना होगा, और यदि नहीं आता है तो उसे फिर छीन लिया जाएगा वो पद। इसके बाद नेक्स्ट जो है मनसबदारी सिस्टम इस अकबर के समय में शुरू हुआ था। तो मनसबदारी सिस्टम भी था, इसे हम लोग डिटेल से पढ़े थे। तो मनसबदारी सिस्टम में क्या था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर ने चाहा कि यहाँ जो है भारत जो देश है ये हिंदुओं का बहुल देश है, हिंदू मेजोरिटी वाला देश है। तो इसने जो है यहाँ पे शासन करता तो 2 तरीके से, या तो हम जबरदस्ती शासन करें यहाँ पे, या फिर हम हिंदुओं को मिलाकर शासन करें। तो अकबर ने कोशिश किया कि हिंदुओं को मिलाकर के ही शासन किया जा सकता है। तो इसने सबसे पहले मनसबदारी सिस्टम देना चालू किया। बोला कि इसने आप एक सेना बना के रखिए, सेना मेंटेन करके, और आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आप अपना चलाइए, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। आपको जो है मेरे नाम का सिक्का चलाना होगा, आप मेरी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, तो आपको जो है मेरे नाम का सिक्का चलाना होगा। और फिर वहाँ जो टैक्स कलेक्शन होगा आप अपना टैक्स कलेक्शन अपने पास रखिएगा, लेकिन कुछ हिस्सा जो है हमारे खजाने में आना चाहिए। तो लोगों ने 19-20 करके लोगों ने क्या हुआ, इस अधीनता को स्वीकार किया, मनसबदारी सिस्टम को अपनाया। तो इस मनसबदारी सिस्टम में ये ऑब्लिक में दिया जाता था, एक रैंक के हिसाब से, एक सवार के हिसाब से। सवार कितने घोड़ा और कितने सैनिक होगा वो सवार कहलाएगा। और जो पहला जो होता था, जैसे मान लेते हैं 500/500, तो ये जो पहला था वो जात बताता था कि कितना रैंक है। यदि रैंक 600 है तो और बेहतर है, 700 है तो और बेहतर है, 1000 है तो और बेहतर है, 10,000 है तो बहुत बेहतर है। और ये जो बताता था मतलब उतना घोड़ा उसको मेंटेन करना पड़ता था। मान लेते कि हम मनसबदार हैं तो हमें 500 घोड़ा मेंटेन करके रखना होगा। अब 500 घोड़ा मेंटेन करना होगा तो उस घोड़े को चलाने के लिए हमें 500 सैनिक भी चाहिए। तो ये हो गया सवार। और जो सबसे लोवेस्ट मनसब था वो 10 था, हाईएस्ट जो था 12 था।
ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इस मनसबदारी सिस्टम में जहांगीर ने क्या किया कि जहांगीर एक नया थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, इस मनसबदारी में हल्का सा चेंजेस किया। एक अस्पा, दो अस्पा, सिंह अस्पा। एक अस्पा का मतलब एक घोड़े को मेंटेन करना, एक का मतलब वन। फिर दो अस्पा मतलब दो घोड़े को मेंटेन करना, और सिंह अस्पा मतलब तीन घोड़े को मेंटेन करना। मीन्स एक सैनिक जो है वो तीन घोड़े को मेंटेन करेगा, एक सैनिक जो दो घोड़े को मेंटेन करेगा। मान लेते हैं कि युद्ध में किसी प्रकार का घोड़ा घोड़ा की मृत्यु हो जाता है या फिर घोड़ा थक जाता है, तो वो घोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि सैनिक बैठा नहीं रहे। तो एक अस्पा, दो अस्पा, सिंह अस्पा। लेकिन अकबर ने इसी का नाम जो है वहाँ पे बताए थे कि दाहबिस्टी सिस्टम चलाया था, घोड़े को डबल रखना, दाहबिस्टी सिस्टम। अकबर के काल में जो दाहबिस्टी सिस्टम चलाया गया था तो वो भी तो ऐसा ही था, घोड़े को डबल रखना है, जितना सैनिक उसे डबल हमारा क्या रहना चाहिए, सवार होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो इसने एक और आर्मी बांट के रखा, अहदीज आर्मी। इन चारों में जो सबसे ऊपर होता था वो मनसबदार होता था। मनसबदारों की सैलरी 30,000, 20,000, 25,000 पर मंथ हुआ करता था। जिसका 10,000 मनसब मिला हुआ उसे 30,000 रुपया सैलरी पर मंथ मिलता था उस ज़माने में। एक अहदी सेना इसने बनाया, अकबर ने, मुगलों ने एक अहदी सेना बनाया जो अकबर के समय से शुरुआत हुआ। इसने जो है अपना निजी जो है अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा अकबर। जैसे आज होता है, आज के समय में क्या है, जो इलिट लोग हैं वो इलिट ट्रूप्स को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, अहदी आर्मी। तो उसे क्या कहा गया, अहदी सेना कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है पूरक आर्मी। इसे अचानक बुला लिया जाता था, जब सेना की ज़रूरत हुआ मुगलों की, अचानक इसे तुरंत बुला लिया गया कि जल्दी से ये सेना क्या है, ये सेना एनी टाइम हमेशा तैयार रहता था कि हमें क्या करना है, युद्ध में जाना है। तो इसे हम लोग पूरक सेना। तभी तो मुगलों की सेना एक बहुत बड़ी सेना थी। तो दोस्तों इस प्रकार अर्ली मुगल्स जो है यहीं पे समाप्त होता है। आइए इससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहला क्वेश्चंस पूछा गया है कि सक्सेशन के बारे में पूछा गया। तो औरंगजेब जब पावर पे आया तो ये दारा सिकों को हराकर, तो यह बात सही है। फिर इसके बाद इसने शाहजहां को बंदी बना लिया। तो शाहजहां को बंदी बनाया और भाइयों से इसका युद्ध हुआ, और इस यहाँ पे जीत जो है औरंगजेब को मिलता है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। शाहजहां का ये सबसे बड़ा बेटा था, नहीं, सबसे जो बड़ा बेटा था दारा सिको, और बेटी जो सबसे बड़ी थी वो जहां नारा थी, जो दोनों लायक था। तो इसमें ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1, A एंड 2। फिर इसका नेक्स्ट पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। औरंगजेब ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, नहीं, मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जो फिर कंटिन्यूअस चलता रहा। जागीरदारी क्राइसिस जो है इसके काल में इंटेंसिफाई हुआ, मतलब बेहतर हुआ। जागीरदारी क्राइसिस इसके काल में डिक्लाइन किया है, ना कि इंटेंसिफाई हुआ। इसके औरंगजेब के काल में सारे कुछ लगभग डिक्लाइन हुआ है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसके बाद नेक्स्ट है रेवेन्यू सिस्टम जो है इफिशियंट था। सॉरी, इस स्टेटमेंट में क्राइसिस लिखा हुआ, बोल रहा है कि जागीरदारी क्राइसिस जो है वो बढ़ा, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि जागीरदारी क्राइसिस बढ़ा, ना कि जागीरदारी और बेहतर हुआ। तो यहाँ पर क्राइसिस क्या हो गया, और बढ़ गया। तो ऑप्शन 2 इस क्या है, सही है ऑप्शन 2। ऑप्शन ए रॉन्ग है। फिर इसका रेवेन्यू सिस्टम रिमेन एफिशिएंट थ्रू आउट हिज रूल। तो रेवेन्यू सिस्टम जो था इसके काल में जो इकोनॉमी सिस्टम था वो एफिशिएंट हुआ, नहीं, इसके काल में इकोनॉमी सिस्टम में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से गिरावट हुआ। क्यों, क्योंकि इसने 25 साल उत्तर भारत में पैसे खर्च कर लिया युद्ध में, और फिर इसका दक्षिण भारत में 25 साल लगा दिया युद्ध करने में। तो इसका इफिशियंट नहीं था, डेफिशिएंट था। तो ऑप्शन थर्ड भी रॉन्ग है। तो मात्र ऑप्शन 2 जो है वो सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि औरंगजेब जो है इसने फिर से री इम्पोज किया जजिया कर नन मुस्लिम्स पे। तो ये स्टेटमेंट सही है, बताया कि इसने जजिया कर को फिर से क्या किया, लगा दिया, क्योंकि ये जो है शरीयत लॉ को लाइन बाय लाइन
फॉलो करता था और उसकी व्याख्या जो है इसने रूढ़िवादी के माध्यम से किया। इसने पिलग्रिमेज टैक्स जो है एबॉलिश कर दिया। तो इसने पिलग्रिमेज टैक्स लगाया था, ये तीर्थयात्री कर जो है इसने लगाया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। एबॉलिश नहीं किया था, इसने इंट्रोड्यूस किया था। ही सपोर्टेड द म्यूजिक एंड डांस, अपने राज दरबार में, राज घराने में इसने क्या किया, म्यूजिक और डांस को सपोर्ट किया, जबकि सभी को क्या किया, डांसर और म्यूजिशियन और पेंटर्स को भगा दिया, जो राजस्थान, पहाड़ी क्षेत्र और पटना के क्षेत्र में आया। तो ये भी क्या है, रॉन्ग। तो इसमें मात्र ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली वन, ए इज करेक्ट। फिर इसके बाद औरंगजेब के काल के बारे में पूछ रहा कि यहाँ पे जो रिवॉल्ट हुआ कौन सा औरंगजेब के काल के समय में हुआ। जाट रिवॉल्ट, सतनामी रिवॉल्ट, सिख रिवॉल्ट और रिवॉल्ट ऑफ राजपूत्स। औरंगजेब ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया क्योंकि इसने मंदिर तोड़ने की घोषणा ऑर्डर दे दिया, जिसके चलते सभी सेक्ट के लोग जो है औरंगजेब से नाखुश था। तो जाट रिवॉल्ट भी हुआ, सतनामी भी, सिख भी और राजपूत भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। किस प्रकार जाट रिवॉल्ट जो है, पहला गोकुला की हत्या औरंगजेब ने कर दिया, फिर इसका राजा राम ने अकबर के जो कब्र था उसे जला दिया और उसे तोड़ ताड़ कर नष्ट कर दिया। फिर इसके बाद सिख रिवॉल्ट, और सिख रिवॉल्ट देखें इसके समय में गुरु तेग बहादुर के साथ युद्ध हुआ और गुरु तेग बहादुर की इसने क्या किया, हत्या कर दिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चारों विद्रोह जो इसके काल में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो औरंगजेब के समय में, काल में जो बैटल हुआ था, वार ऑफ सक्सेशंस जो लड़ा गया था, उसको क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो ये वार ऑफ सक्सेशन जो था, याद था, बाद शाह देव, यही तो क्रोनोलॉजी है। पहला बहादुरपुर, फिर धर्मठ, फिर सामूगढ़, फिर देवराय का युद्ध में। एग्जाम में एक बार यह पूछ लिया कि इसे क्रोनोलॉजी में सजाइए। तो पहला कौन है, बहादुरपुर का। और बहादुरपुर जो लड़ा गया था वो शाह शुजा और सुलेमान के बीच में लड़ा गया था, जो बनारस के क्षेत्र में था। तो फर्स्ट क्या होगा, टू होगा। तो ये पहला जो टू होगा ये किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दो के बाद जो है धर्मठ है, तो धर्मठ कहाँ पे है, टू के बाद फोर। और फिर इसका सामूगढ़, तो सामूगढ़ 243, 243। और लास्ट में देवराय का युद्ध, तो फर्स्ट। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद इसके समय का जो लिटरेचर डेवलप हुआ था वो मासिर आलमगिरी किसके द्वारा लिखा गया था। मासिर आलमगिरी जो है उस सक्की मुस्तैद खान के द्वारा लिखा गया था। बताए थे कि सक्की मुस्तैद खान ने आलमगीर के समय में या इसके प्रशासन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसका आर्मी सिस्टम कैसा था, इसके काल में इसका नीतियाँ कैसा था, रिलीजियस पॉलिसी था, इन सारे का जिक्र सैयद सक्की मुस्तैद खान ने किया है। और इसी में बताया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। इसकी जानकारी हमें मासिर ए आलमगीरी पुस्तक से प्राप्त होता है। और औरंगजेब का जो टाइटल है वो आलमगीर है, विश्व विजेता। फिर इसके बाद आलमगीर नामा किसने लिखा है, तो आलमगीर नामा जो लिखने वाला है मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। औरंगजेब ने तो तख्त को तो जीत लिया, लेकिन वह दिल नहीं जीत पाया। उसने साम्राज्य को सबसे ऊंचाई पर भी पहुंचाया, लेकिन उसकी नीतियों ने उसकी नींव हिला दी। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग लेटर मुगल पीरियड्स को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।